पटना में खान ग्लोबल स्टडीज पर भारी संकट मंडरा रहा है। फायर सेफ्टी के नियमों की अनदेखी को लेकर अग्निशमन विभाग ने कोचिंग सेंटर को नोटिस भेजा है और अग्निशमन सेफ्टी सुरक्षा के मानकों का अनुपालन करने के लिए कहा है। 1 सप्ताह के अंदर सभी गाइडलाइंस का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। गाइडलाइन के अनुपालन नहीं करने पर खान ग्लोबल स्टडीज के अस्पताल और कोचिंग सेंटर को सील कर दिया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट को नोटिस जारी कर दिया गया है और आपको बताते चलें, यहाँ पर सुरक्षा मान तय नहीं होने पर यह कार्रवाई हो सकती है। नियम का पालन नहीं करने पर यहाँ पर भारी संकट खान ग्लोबल स्टडीज पर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 दिनों का समय दिया गया है और अगर तय समय के अंदर सब कुछ नहीं सुधारा गया तो यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। फिलहाल फैजल खान अंडरग्राउंड है और अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है कहाँ है और इंतजार है सोमवार तक का। देखना होगा क्या कुछ होता है। हम लोगों ने खान ग्लोबल स्टडीज का पूर्व में ही जांच करके करीब 2 महीने हो गए हैं, जांच करके हम लोगों ने उनको सुझाव दिया था और उसके सुझाव का अनुपालन के संबंध में हम लोगों ने पुनः उसकी जांच करवाई है। तो इसमें यह पाया गया है कि यहाँ फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा जो ओवरहेड टैंक में 25,000 लीटर का उनका ओवरहेड टैंक होना चाहिए, वो मात्र 5,000 लीटर का है। इनके यहाँ जो पंप की व्यवस्था होनी चाहिए पानी की सप्लाई कराने के लिए, वो व्यवस्था नहीं कराई गई है। डाउन कमर सिस्टम, जिससे कि ओवरहेड से पानी हर फ्लोर तक आता है, उसकी व्यवस्था नहीं कराई गई है। फायर अलार्म सिस्टम नहीं है इनके यहाँ। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज पाई गई है कि इनके यहाँ इंटरनल 2 सीढ़ी है, एक्सटर्नल 2 सीढ़ी है। एक्सटर्नल 2 सीढ़ी की पहुंच मात्र फर्स्ट फ्लोर तक है और इंटरनल 2 सीढ़ी की पहुंच तो सभी फ्लोर पे है, परंतु इसकी जो चौड़ाई रिक्वायर्ड होती है वो मानक के अनुरूप नहीं पाई गई है। इसको लेते हुए हम लोगों ने उनको पुनः एक अंतिम नोटिस निर्गत किया है कि इन सारी चीजों का वो अनुपालन कर लेंगे, अन्यथा जो भी अग्निशमन अधिनियम और नियमावली के तहत जो भी विधि सम्मत प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने 7 से 10 दिन का भी उनको समय दिया है और इस 7 से 10 दिनों में अगर वो अनुपालन नहीं किया जाता है तो अपने अधिनियम और नियमावली की अग्रतर कार्रवाई के तहत कारण परीक्षा उनसे की जाएगी और उनका कारण परीक्षा अगर संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उस भवन को खाली कराते हुए सील कराने की जो अग्रतर कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, पटना से बड़ी खबर, अग्निशमन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 6 कोचिंग संस्थानों पर एक्शन लिया गया है। 6 कोचिंग सेंटरों को सील किया गया। फायर सुरक्षा मानकों में कमी होने पर यह कार्रवाई की गई है। 6 कोचिंगों को अग्निशमन विभाग ने नोटिस भेजा था। आपको बताते चलें, यहाँ पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाया गया है, यानी कि जो यहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए फायर सेफ्टी को लेकर वो व्यवस्थाएं नहीं की गई थी और इसी सिलसिले में यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। 6 कोचिंग संस्थान पर एक्शन लिया गया। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि सील किया जा सकता है और ये भी खबर मिल रही है कि यहाँ पर अगर सुरक्षा मानकों में सुधार नहीं किया जाता है तो यहाँ पर सील कर दिया जाएगा। फिलहाल नोटिस भेजा गया है। 6 कोचिंग को अग्निशमन विभाग ने नोटिस भेजा है। दिल्ली और मुजफ्फरपुर में हुए अग्निकांड के बाद भागलपुर में अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड में है। अस्पताल हो या रेस्टोरेंट हो या फिर होटल, सभी की जांच शुरू कर दी गई है। जिले में भी अभी तक लगभग 80 जगह जिनमें अस्पताल, रेस्टोरेंट और होटल की जांच की गई, जिसमें से कई जगहों पर गड़बड़ी भी पाई गई है, जिसको ठीक करने का निर्देश दिया गया है। वहीं अग्निशमन पदाधिकारी का कहना है कि अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। में अग्निकांड में हुई मौत के बाद अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। तो अग्निशमन पदाधिकारी जो है खुद जो है घूम घूम कर जो है अस्पतालों का जो है मुआयना कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं कि सेफ्टी को लेकर जो है क्या क्या उपाय किए गए हैं। रेस्टोरेंट हो, होटल हो, सभी जगह जाकर ये लोग जांच कर रहे हैं और कई निर्देश भी दे रहे हैं। सर, अभी तक भागलपुर में कितनी जगहों पर जांच हम लोग तो इसको नॉर्मल प्रक्रिया में लगातार हम लोग करा रहे हैं, लेकिन अभी जो विगत कुछ दिन पहले कुछ घटनाएं घटी हैं उसके बाद से ये हम लोगों ने जांच को और नया गति दिया है। उस क्रम में हम लोगों ने अभी पिछले 2 दिन में लगभग 88 जगह पे हम लोगों ने दोबारा ऑडिट कराया है। तो
खैर ये थोड़ा सा संतोषप्रद है कि काफी सारे संस्थानों ने फायर के प्रति अपनी जागरूकता दिखाई है, लेकिन स्टिल अभी भी लगभग 20 से 25 ऐसे संस्थान हैं जहां पे कि अभी फायर सुरक्षा के संबंध में जो उपाय है वो संतोषप्रद नहीं है। वहीं लोगों का कहना है कि जहां कुछ कमियां हैं, अगर उसे जल्द ठीक नहीं किया जाता है तो ऐसे संस्थानों के खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाएगी। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। गोपालगंज से एक बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान। देखिए, 30 जून तक शिक्षकों की ट्रांसफर नीति लागू होगी। बिहार कैबिनेट पास करेगी ट्रांसफर नीति। महिला शिक्षिका का यहां पर पास कई पंचायत में उनको पोस्टिंग मिल सकती है। पुरुष शिक्षकों को ब्लॉक में पोस्टिंग मिलेगी। उन्होंने कहा है कि शिक्षक जिला कैडर का होता है और इसीलिए सरकार का प्रयास यही है कि सभी शिक्षकों को उनके जिले के अंदर ही पोस्टिंग मिल सके। अब महिला शिक्षिकाओं का उनको घर से नजदीक और पुरुष शिक्षकों को उनके ब्लॉक के आसपास में उनकी पोस्टिंग हो सकती है। सरकार सशक्त नीति बना रही है ताकि बीमार लोगों के लिए भी राहत मिल सके। कैबिनेट से इसकी मंजूरी दिलाई जाएगी ताकि हमेशा के लिए यह ट्रांसफर नीति लागू रह सके और इसके बाद शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। तो 30 जून तक लागू हो सकती है ये ट्रांसफर नीति। बिहार कैबिनेट द्वारा ये नीति पास हो सकती है। महिला शिक्षकों के लिए सबसे अच्छी खबर है कि घर के पास ही उनकी पोस्टिंग होगी। महीने हमारा टारगेट है कि 30 जून तक ट्रांसफर पोस्टिंग के सारे मामले शिक्षकों के हम समाप्त करेंगे। और शिक्षक चूंकि जिला कैडर होता है तो हमारा ये प्रयास है कि सभी शिक्षकों को उनके जिले के अंदर उनकी पोस्टिंग की जाए। महिला शिक्षिकाओं को उनके घर से नजदीक वाले जगह पर और पुरुषों को कम से कम ब्लॉक के आसपास। और इस नाते राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित देखिए आवास को लेकर सियासत तेज है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने राबड़ी देवी पर तीखा हमला बोलते हुए ये कहा है कि अगर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं तो उन्हें सरकारी आवास भी खाली कर देना चाहिए, जिसके लिए पहले ही आदेश जारी किया जा चुका है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि आरजेडी नेताओं को सरकारी आवास और सुरक्षा से विशेष लगाव है। ये लोग ना सुरक्षा छोड़ने वाले हैं, न ये लोग आवास छोड़ने वाले हैं। 2018 में भी इन लोगों ने ऐसे कहा था मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। अरे तो जो लोग और ज्यादा स्टेटस सिंबल के नाम पर चाहते हैं 10-10, 12-12 भला कमांडो आगे पीछे चले, ये सब होने वाला नहीं है। देखिए, सुरक्षा समिति है राज्य में, जिलों में सुरक्षा समिति, उसमें वो अधिकारी है, वो लोग निर्णय करते हैं कि कोई थ्रेट है, कोई परसेप्शन है तो अतिरिक्त सुरक्षा देनी है कि नहीं देनी है। मुख्यमंत्री के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जो भी सुरक्षा सरकार में दे है वो सभी सुरक्षा उनको दिया। कितना पटना से बड़ी खबर, राबड़ी देवी पहुंची कौटिल्य नगर स्थित आवास। कौटिल्य नगर आवास पहुंचकर जायजा लिया। राबड़ी देवी को 15 दिनों के भीतर खाली करने का आदेश दिया गया है। लालू परिवार कौटिल्य नगर आवास में हो सकता है शिफ्ट। पिछले कई महीनों से कौटिल्य नगर में काम चल रहा है। कौटिल्य नगर में पुराने घर को पुनर्निर्माण यहां पर किया जा रहा है। तो देखिए, यहां पर लालू परिवार जो है कौटिल्य नगर में शिफ्ट हो सकता है और यहां पर आवास में काम भी चल रहा है, यानी कि रेनोवेशन का काम यहां चल रहा है और हो सकता है कि लालू परिवार यहां शिफ्ट हो जाए, क्योंकि राबड़ी देवी कौटिल्य नगर स्थित आवास पहुंची और जायजा लेने के लिए। राबड़ी देवी को 15 दिनों के भीतर बंगला खाली भी करना है। तो ऐसे में नियमों को देखते हुए हो सकता है कि वो 15 दिनों के भीतर कौटिल्य नगर शिफ्ट हो जाए। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार आज नालंदा पहुंची और नीतीश ने हरनौत में अपनी, बताया जा रहा है कि मौसी के यहां जाकर परिवार वालों से शिष्टाचार मुलाकात की और पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला गांव में पहुंचते ही नीतीश कुमार के लिए नारे लगने लग गए और इस दौरान पूर्व सीएम ने गाड़ी से ही हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। तकरीबन 5 मिनट तक पूर्व सीएम गांव में ठहरे और उन्होंने अपनी मौसी स्वर्गीय देवलगन देवी और मौसा स्वर्गीय रामानंद सिंह के चित्र पर माल्यार्पण भी किया। और करीब 1 महीने के इंतजार के बाद विक्रमशिला सेतु पर जिंदगी लौट आई है। पथ निर्माण विभाग के मंत्री, सचिव और जिला प्रशासन की टीम ने बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। विधिवत तरीके से पूजा पाठ के साथ सेतु पर कुछ नियमों के साथ छोटी वाहनों की आवाजाही शुरू कर दिया गया है।
सेतु के चालू होने से देखिए लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से यहां पर अंग प्रदेश सीमांचल से जुड़ गया है, जिससे कि लोगों में खुशी भी है। क्षतिग्रस्त होने के बाद पुल पर पहली बार सफर करने वालों ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन और BRO की टीम का आभार जताया है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम का भी आभार जताया है। करीब 1 महीने के बाद विक्रमशिला सेतु पर जिंदगी लौट आई है। आज पुल का विधिवत तरीके से उद्घाटन करके आम लोगों के लिए इसे खोल दिया गया है। BRO की टीम के द्वारा विक्रमशिला सेतु पर 4 बेली ब्रिज बनाए गए हैं और चारों बेली ब्रिज का आज उद्घाटन किया है और आम लोगों के लिए इसे खोल दिया गया है। और जो आम लोग हैं इससे पर सफर कर रहे हैं, तकरीबन 1 महीने का इंतजार के बाद आज सफर कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ही आज ये सुखद क्षण है जो भागलपुर के यह जो लाइफ लाइन कहलाने जाने वाला पुल था और यह इसका एक स्लैब गिर गया था और ये आज हम लोगों को ये सौभाग्य मिला कि आज उद्घाटन के दिन ही हमें जाना था, तो हम ये रास्ता पार कर रहे हैं। आज बेली ब्रिज पर चढ़ के बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है। बिहार की सरकार ने जो तत्परता दिखाई है, केंद्र सरकार ने जो तत्परता दिखाई है और मात्र 1 महीने में 4 बेली ब्रिज तैयार हो गए हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश में पहला उदाहरण होगा भागलपुर का जो इतनी जल्दी है पुल का निर्माण हुआ है और आम जनता को लाभ मिला। आसानी हो गई, बहुत आसानी हो गई। चलिए तस्वीर देख लीजिए कि ये जो क्षतिग्रस्त हिस्सा हुआ था उस पर ये सबसे लंबा यह बेली ब्रिज बनाया गया है और यह बेली ब्रिज आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। तकरीबन जो है चारों बेली ब्रिज का सबसे पहले ट्रायल किया गया था और ट्रायल के बाद सुरक्षित तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा जो डेडलाइन तय की गई थी 7 जून, तो 7 जून को यह जो पुल है आम लोगों के लिए चालू कर दिया गया है और एक बार फिर विक्रमशिला सेतु पर वाहनों की जो रफ्तार है वो देखने को मिल रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। कल सम्राट चौधरी की कैबिनेट की बैठक होने वाली है और देखिए बैठक से ठीक पहले लोक सेवक आवास में सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी, डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री श्रवण कुमार, मदन सहनी, मंत्री दिलीप जायसवाल, मंत्री संजय पासवान समेत कई विभाग के मंत्री मौजूद रहे। देखिए बैठक से भाग यहाँ पर जैसे ही बैठक हुई, यहां पर मंत्रियों ने कहा कि बैठक में सभी ने अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन दिया है। महत्वपूर्ण एजेंडों पर सीएम ने जानकारी भी ली है। मंत्रियों ने सीएम की इस पहल की सराहना की है और ये कहा है कि नई सरकार में मंत्रियों को कैबिनेट एजेंडे पर प्रेजेंटेशन देने की व्यवस्था शुरू हुई है और एजेंडे पर विस्तार से हम अपनी बात रख पा रहे हैं। वहीं इस बैठक में सभी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि कल कैबिनेट में कुछ बड़े एजेंडे पर मुहर लग सकती है। लोक सेवक आवास का जायजा लिया है संवाददाता रजनीश कुमार ने। गई है उससे पहले लोक सेवक आवास में सीएम सम्राट चौधरी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ये देख सकते हैं लोक सेवक आवास है और एक नया प्रयोग नई सरकार के गठन के बाद ही सीएम सम्राट चौधरी ने शुरू किया है और पहली बार कहा जा रहा है कि लोक सेवक आवास में कैबिनेट की बैठक से पहले तमाम मंत्रियों से प्रेजेंटेशन मांगा गया है और देख सकते हैं बारी बारी सभी निकल रहे हैं। अब ये लोक सेवक आवास के अंदर ये बैठक चल रही है, तकरीबन 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है। बहुत दिन से चल रहा है, जब से सरकार में सम्राट चौधरी आया है तब से इस विषय पर लोक सेवक आवास पर जो आ रहे हैं यहाँ पर, तो हाँ, तो मुख्यमंत्री हैं, कुछ वो जानना चाहते हैं, कुछ हम लोग जानना चाहते हैं, तो विचारों का आदान प्रदान के लिए तो अगर बुलाते हैं कुछ बड़ा होने वाला है। अब जो भी होगा बताया जाएगा, समय है उसके लिए निर्धारित है। कैबिनेट से पहले सभी विभागों का माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक करते हैं जी। तो जिन विभागों को कैबिनेट में कल बैठक में आना है प्रस्ताव, उसके मंत्री और अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करते हैं जी। अभी कौन कौन लोग आए हैं? कई विभाग के हैं, तो अलग अलग बैठकें हो रही हैं, इसलिए किसी को कोई पता नहीं। कुछ टास्क भी दिया गया है ना, अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष हैं, उनके नेतृत्व में बिहार आगे जाना है, तो कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। सिर्फ कैबिनेट की बैठक के पहले, एक दिन पहले कैबिनेट में जो विषय आना होता है उस पर जो विभागीय मंत्री हैं, विभागीय सचिव हैं और सीएमओ और मुख्यमंत्री जी की जो कार्यालय है, मुख्यमंत्री जी खुद उसकी समीक्षा कर लेते हैं
कि कैबिनेट में आने वाला विषय क्या है, उससे सब कुछ पहले से स्पष्ट रहता है और मंत्रिमंडल की जब बैठक होती है कैबिनेट की तो उसमें फिर आसानी होता है। क्या कल कुछ बड़ा होने वाला है कैबिनेट में? नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि कैबिनेट की बैठक तो जब तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज की बैठक जो है अहम होने वाली है। कल शाम में कैबिनेट की बैठक होगी। अब देखना यह है कितने एजेंडे पर मुहर लगती है, लेकिन माना जा रहा है कल की कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण है और कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर भी लग सकती है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आइए अब नजर लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर डालते हैं। बड़ी खबर बेतिया से, जहां साठी थाना क्षेत्र के खजूरिया नंदटोला गांव में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको ये बताते चले, गोलियों की तड़तड़ाहट से ग्रामीण दहशत में आ गए। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और करीब करीब आधा दर्जन राउंड यहां पर फायरिंग हुई। सूचना मिलते ही साठी थाना की पुलिस, एसडीपीओ और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से 5 खोखे बरामद किए। जानकारी के अनुसार 2 बाइक पर सवार 3 लोग खजूरिया नंदटोला गांव पहुंचे और फायरिंग की घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। ससुराल पक्ष पर हमले का आरोप है। के लिए ही आए थे, लेकिन दुर्भाग्य उन लोग का दुर्भाग्य और हमारा खुद नसीब कि हम बच गए हैं। 5 राउंड गोली चला है। सुबह में पूरा पुलिस प्रशासन आया था, छानबीन किया। 5 खोखा बरामद भी हुआ है। यहाँ से त्वरित यहाँ पर पुलिस आई तो देखी कि यहाँ 5 खोखा पड़ा हुआ है। चुन्नी पांडे द्वारा बताया जा रहा है कि उनका शादी हरदिया चौक पर हुआ है और पत्नी इनके पर दहेज उत्पीड़न के केस की हुई हैं। देख लेंगे। इनको आशंका है कि इनके ससुराल वाले लोग ही घटना कराए हैं। अभी द्वारा तक इनके द्वारा लिखित नहीं दिया गया है। इनके से लिखित प्राप्त होने के बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अब देश दुनिया की बात कर लेते हैं। देखिए, घरेलू एलपीजी सिलेंडर एक बार फिर से महंगा हो गया है और यहां पर 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब दिल्ली में सिलेंडर 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए का हो गया है। यहां पर यह पिछले 3 महीने में दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले 7 मार्च को सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे, यानी 3 महीने में घरेलू एलपीजी कुल 89 रुपए महंगा हो चुका है। तेल कंपनियों का कहना है कि बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा लागत और घरेलू बिक्री पर नुकसान के चलते कीमतें बढ़ानी पड़ी है। सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। मंत्रालय का कहना है कि इस बढ़ोतरी के बाद भी भारतीय परिवारों को दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सबसे सस्ती दरों पर रसोई गैस मिल रही है। देखिए, चित्रकूट में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। सड़क पर दौड़ता एक भारी ट्रक अचानक बेकाबू हुआ और देखते ही देखते करीब 10 फीट हवा में उछल गया और उसी वक्त ठीक उसके नीचे से एक कार गुजर रही थी और ऐसा चमत्कार देखिए कि कार सवार बाल बाल बच गया है। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसे देखकर सांसें थम जा रही है। कुछ सेकेंड्स का फर्क होता है और बड़ी त्रासदी हो सकती थी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। राजौरी में सुरक्षा बलों का व्यापक सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों की संभावित मौजूदगी और गतिविधियों को देखते हुए ऑपरेशन शेरूवाली यहां पर चलाया जा रहा है और आज अपने 16वें दिन भी यहां पर ऑपरेशन जो है चलाया गया है, यानी कि 16वें दिन भी ये जारी रहा है। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमें डोरीमल और गंभीर मुगलन से घने जंगलों में सघन तलाशी अभियान चला रही है। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त चौकियां भी यहां पर स्थापित की गई हैं। अधिकारियों के अनुसार अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में किसी भी आतंकी खतरे को समाप्त करना है और स्थानीय लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है। बात करते हैं चारधाम यात्रा की। यहां पर देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है। बद्रीनाथ धाम में इस बार आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और अभी तक यहां पर 9,28,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। हर रोज 20 से 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अब तक 10 लाख
55,114 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। दोनों धाम में देखिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने यात्रा व्यवस्था और दर्शन को लेकर सरकार की तारीफ की। सनातन धर्म की जय। और अब खबरें खेल से जुड़ी हुई। भारत ने तीसरी बार अंडर 18 हॉकी एशिया कप जीत लिया है और टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन जापान को फाइनल में 4-1 से हराया है। इससे पहले भारत ने 2001 और 2016 में टाइटल अपने नाम किया था। शनिवार को जापान के काकामिगारा में आशीष तानीपूर्ति ने हैट्रिक लगाई। कप्तान केतन कुशवाहा ने भी एक गोल किया। इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में भी आशीष ने हैट्रिक लगाते हुए 4 गोल किए थे। पाकिस्तान ने मलेशिया को हराकर तीसरा स्थान पक्का किया है।